हाँ जी बेटे, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਇਲ, ਵਾਟਰ, 에ਅਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਜ਼ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम की है बेटे, नेचर के अंदर कई सबस्ट्रेटम वो चीज वो जगह होंगी है जिदे अंदर या जिदे ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। ठीक है, कुछ के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जिवें पानी के अंदर रहने वाले जीव ने उन्होंने सबस्ट्रेटम नहीं रिक्वायर्ड क्योंकि वो वाटर के अंदर ही रहते हैं, बट जिहड़े लैंड ते रह रहे हैं उन्होंने सॉयल या लैंड है जिहड़ी वो एज अ सबस्ट्रेटम एक्ट करती है। ठीक है, तो सबस्ट्रेटम की है बच्चे, सबस्ट्रेटम इज ए सॉलिड मीडियम ऑन विच ऑर्गेनिज्म लिव पार्ट और ऑल इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो कई बर्रोज बना के रहते हैं, कई स्टोन्स के ऊपर रहते हैं, कई सॉइल दे ऊपर रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम की हो गया ओ सॉलिड मीडियम जिदे ऊपर या जिदे अंदर ऑन विच or into which the organisms are living, that is called as the substrate। ठीक है, हुण आपां इहदे अंदर कुछ टर्म्स ने जो कि आपने याद करनियां ने, वो है अपने कोल बेटे एपीफाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड वी हैव इज द एपीजोइक। ठीक है, अपने कोल चार टर्म्स ने जो अपने समझनी है। इहदे अंदर है, इट इज द सब पार्ट ऑफ दिस सबस्ट्रेटम, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, एपी मींस ऊपर, फाइट मीन प्लांट, वो प्लांट जिहड़ा किसी होर दे ऊपर ग्रो करे, जिवें फॉर एग्जांपल अमर बेल हुंदी है जिहड़ी वो किसी भी प्लांट दे ऊपर ग्रो करना शुरू कर दिंदी है, यानी कि जिहड़ा दूसरा प्लांट है ओदे लई की है एज अ सबस्ट्रेटम है। ठीक है, तो एपीफाइट की हो गया, एपीफाइट्स वो प्लांट्स ने मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज लिविंग्स एज सबस्ट्रेटम। ठीक है, मोस्ट मॉसेस एंड ऑर्किड्स ग्रो ऑन द tree trunks, they are called as the epiphytes। ठीक है, तो देखो सबस्ट्रेटम दो तरह का होता है, नॉन लिविंग सबस्ट्रेटम जिदे ऊपर कोई होर ऑर्गेनिज्म रह रहा होए, एंड लिविंग सबस्ट्रेटम। नॉन लिविंग के अंदर अपने को आ गया सॉइल, लैंड। ठीक है, ये नॉन लिविंग सबस्ट्रेटम है। लिविंग के अंदर हो गया एपीफाइट्स, वो प्लांट्स जिहड़े किसी होर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब वो लिविंग प्लांट्स को यूज करते ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ग्रो ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ they are called as the epiphytes। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾसेस ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ epiphytes। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ एपी नेक्स्ट है बेटे एपीजोइक। एपीजोइक ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटे एनिमल्स, ਇਹ प्लांट्स ਸੀਗੇ। एपीजोइक ਉਹ एनिमल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ एनिमल ਦੀ बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ अपने को है कुछ स्पॉन्जेस दी बॉडी के ऊपर कुछ और एनिमल्स ने जेरे वो रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एपीजोइक। ठीक है, हुन अपने को एक टर्म और आ गई, दैट इज द एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। वो पैरासाइट्स जो किसी होर दी बॉडी के अंदर रहन, ओदी बॉडी चो सबस्ट्रेटम यूज करन, ओदी बॉडी नु एज अ सबस्ट्रेटम यूज करन ते डिजीज भी कॉज करन, दे आर कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, जिवें अपनी इंटेस्टाइन के अंदर बुकवर्म हो गया, पिनवर्म हो गया, वो एंडोपैरासाइट्स ने। एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के ऊपर रहन, खून चूसन, बॉडी नु एज अ सबस्ट्रेटम यूज करन ते डिजीज भी कॉज करन, या डिजीज ना कॉज करन बट अपन इरिटेशन कॉज करन। लाइक लाइस है जेडी वो अपनी स्किन दी सरफेस के ऊपर रहंदी है, जुआं जिन्हों आपां कहंदे आ, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, जो बॉडी के ऊपर रहे। सबस्ट्रेटम क्लियर है बेटे। हुन अगला आर्टिकल है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की होता है, देखो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा एबायोटिक फैक्टर है, किवें हैगा इजी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस के अंदर की होंदा बेटे, ਉਹ अपने आप ਨੂੰ अपने प्रेडेटर्स तो बचाने ਲਈ या तो नैचुरली ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ बैकग्राउंड ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैकग्राउंड मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ बैकग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ
या वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर लेंगे हैं, that is called as background, so as to protect its body from the attack of the predators. Clear है बेटे? For example chameleon, तुसी सबने सुनिया होना गिरगिट जिन्हों आपां कहने हैं, ਉਹ अपने आप को बचाने ਲਈ जिवें सराउंडिंग्स ਦਾ कलर ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ कलर ऑप्ट कर ਲੈਂਦੀ है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ एनिमल ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕੁਝ ਫਰੌਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੀ ਦੀ ਟਰੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟਰੀ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਫਰੌਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ਕੀ ਹੈ? that provide the safety to the animals against the predators, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ such as ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਜ਼ਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਸੈਂਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜ਼ਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। that is the background। background मतलब background is the, we can say the surroundings of the animals, they are belonging to the same condition। ठीक है? या the animal is belonging to the same kind of the surroundings। ठीक है? ਤਾਂ ਉਹਦੀ body ਦਾ coloration ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ surroundings ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। that is called as the background। ਤਾਂ ਕੁਝ animals ਨੂੰ nature protection provide करता है so as to protect them from the predators, ताकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ animals ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ attack ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ। For example, jellyfish is glossy like the surrounding water। chameleon and lizard, arboreal lizard है जो कि अपनी background ਦੇ according अपना color change कर ਲੈਂਦੀ है। tree frog जो कि green in color है, ਤਾਂ tree ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ resemble करना start कर देता है। clear? नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है बेटे गैसेस। एज वी ऑल नो नेचर के अंदर सराउंडिंग्स के अंदर गैसेस ने, बट ਜਿਹੜੀਆਂ मेन टू गैसेस ने जिहदे ऊपर ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ लिविंग्स डिपेंडेंट आ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तो इलावा कुछ माइक्रोब्स ने जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस के अंदर अपना खाना पीना अपनी प्रोसेसेस करते हैं, बट द मेन प्रायोरिटी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੈसेस ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे यूज ह्यूमन एनिमल्स दे यूज ऑक्सीजन एंड अदर प्लांट्स ने ਜਿਹੜੇ दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो गैसेस की हो गया बेटे, गैसेस आर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द functioning और working of the living organisms, जिहदे अंदर अपनी बेसिक टू गैसेस आ गईਆਂ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेस्पिरेशन ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, बॉडी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ऑर्गन्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑक्सीजन ਦੀ प्रेजेंस ਦੇ अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ प्लांट्स ने यूज करना ਹੁੰਦਾ है फॉर देयर बेसिक प्रोसेसेस। ठीक है? तो दोनों ही बेसिक गैसेस ने। ठीक है? इस तो इलावा अपने को एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाता है बेटे मिनरल्स। मिनरल्स की ने वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर छोटे छोटे जिन्हों पर सॉल्ट्स कह देते हैं, आयन्स ने, दे आर प्रेजेंट नेचुरली, जो कि अपने जीवन को जीन लई अपनी बहुत सारी प्रोसेसेस के अंदर हेल्प करते हैं। प्लांट्स का वो मिनरल्स थ्रू सॉइल अटेन कर लेते हैं, पानी के थ्रू, पानी जिहड़ा है जाइलम है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਰल्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਨਰल्स ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰल्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ फूड के थ्रू या बाकी सबस्टेंसेस के थ्रू अटेन करते। क्यों? क्योंकि मिनरल्स आर एसेंशियल। अगर मिनरल्स नहीं जाएंगे तो बॉडी के अंदर देखो कितने सारे एंजाइम्स ने जो मिनरल्स की प्रेजेंस के अंदर वर्क शो करते हैं, कितने सारे मिनरल्स ने जो अपनी बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। अगर मान लो प्लांट या एनिमल अपनी बॉडी या प्लांट की बॉडी मिनरल्स के अंदर डेफिशिएंट होगी, तुसी क्लास +1 के अंदर पढ़ के आए हो चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अगर थोड़ा बहुत भी याद होए, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर आप दो तरह के न्यूट्रिएंट्स
पढ़ के आए हैं, है ना। पहले आप प्लांट की गल कर लेने, फिर आप +1 ची एनिमल की गल भी की सीगी। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर तुसी पढ़ के आए हो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो तो अगर थोड़े बहुत वध या घट जाना ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कोई फर्क नहीं पैंदा ज्यादा बॉडी ਨੂੰ, पर ਜਦੋਂ बहुत ज्यादा अमाउंट च डिक्रीज हो जाਣ फिर फर्क पैंदा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ ਬॉडी ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ। सिमिलरली तुसी ह्यूमन दी बॉडी च भी पढ़ के आए हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन वाले चैप्टर दे लास्ट च सीगा बैलेंस्ड डाइट, ओदे अंदर भी सीगा तुहाडे अंदर कि तुहाडी बॉडी लई तुहानू किहड़े-किहड़े विटामिन्स दी जरूरत हुंदी है। जे ओ पर्टिकुलर अमाउंट दे अंदर वो सबस्टेंसेस तुहाडी बॉडी दे अंदर नहीं जाणगे तां तुहाडी बॉडी भी डेफिशिएंसी शो करूगी। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे एग्जांपल दे रही हां आयरन दी। Fe ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਲਕ ਖਾਣੇ ਹੋ ਆਇਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਪਲ ਖਾਣੇ ਹੋ ਆਇਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਟੇਨਿੰਗ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ मैंने आज आयरन नहीं खाया तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੀਮਿਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। नो, मैं शाम ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੀਮਿਕ नहीं ਹੋਊਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। कंटिन्यूअसली कई दिनों तक नहीं गया तो बॉडी मैंने साइंस एंड सिम्टम्स देने शुरू कर देती है कि तेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है। दैट इज वन ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है बेटे, तो मिनरल्स द लिविंग्स दी बॉडी लई जिहड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं मिनरल्स। इस तो बाद है बेटे हाइड्रोजन आयन कॉन्सनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सनट्रेशन जिन्हों आप की कहते हैं पीएच। पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड तुसी केमिस्ट्री च भी देखते हो, आप केमिकल्स की गल ही नहीं करते, आप ह्यूमन की बॉडी की गल करते हैं या प्लांट की बॉडी की गल करते हैं। कुछ प्लांट्स ने जिन्होंने ग्रो करने लई एसिडिक सॉइल चाहिए है, कुछ प्लांट्स नु ग्रो करने लई बेसिक सॉइल चाहिए है। जे तुसी सॉइल दी पीएच चेंज कर दोगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। एंड ह्यूमन पे आ जाओ, ह्यूमन दा स्टमक कहता है मैं एसिडिक एनवायरनमेंट च काम करूंगा, इंटेस्टाइन कहती है मैं बेसिक एनवायरनमेंट च काम करूंगी। जे तुहाडी बॉडी दे अंदर पीएच ऑल्टरेशन होगी तो तुहाडी बॉडी दे अंदर डिजीजेस होनियां स्टार्ट हो जाएंगियां। सो पीएच इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू वर्क। ठीक है, अगर पीएच एक पीएच होती है ऑप्टिमम, पीएच स्केल होता है ना, 7 इज न्यूट्रल, 7 पे इधर जाओगे एसिडिक, इधर आ जाओगे बेसिक, इधर टॉप पे आओगे 14 वाला स्ट्रांगली एसिडिक हो गया, इट विल बी स्ट्रांगली बेसिक, इट इज स्ट्रांगली स्ट्रांग एसिड। ठीक है, ताकि अपने को की हो गया हर ऑर्गेनिज्म को वर्क करने लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए है। अगर पीएच उस तो घटती है या बढ़ती है तो ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर है बेटे? तो ये सारे के सारे फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर, एयर, soil, pH, substratum, minerals, gases, these all are the abiotic factors present in the environment which are necessary for the basic functioning of the living organisms। ठीक है, तो next factors आप डिस्कस करते हैं बेटे। next factors ने जेड़े they are the biotic factors। ठीक है, biotic factors केड़े factors होंगे ने जेड़े living factors ने। फॉर एग्जाम्पल अपनी आपस के अंदर इंटरेक्शन जरूरी है कि नहीं जरूरी? कंपटीशन, मैं सपोज इको ही बच्चे को पढ़ा रही हां, ओदी किसी नाल इंटरेक्शन नहीं हैगी, ओनू पता ही नहीं हैगा भी हाउ टू कंपीट, तो ਇਹਦਾ ड्रॉबैक हो गया ना। यस और नो? इफ यू आर स्टडीइंग इन द होल क्लास तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कंपटीशन ਹੁੰਦਾ है कि मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ, ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, मैं सब तो ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਆ। क्लियर? तो दैट इज द बायोटिक इंटरेक्शन। आप आपस एक दूसरे के नाल इंटरेक्ट करना है फॉर द लिविंग। ठीक है, सेकंड है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। मान लो सपोज काउज कह दें कि ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ
हैगियां ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਕ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? नो। ਹਿਊਮਨ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਊਸ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? नो। ਤਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। इंट्रा होंगे विद इन द सेम स्पीशीज, चाहे वो चंगी भावना होए, कंपटीशन होए या एक दूसरे दे नाल इंटरैक्शन होए कि मैं इहदे नाल शेयर करूंगा, एवें करूंगा, ठीक है, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक दूसरे ऑर्गेनिजम्स दे नाल इंटरैक्शन होना बोथ आर नेसेसरी टू मेक द एनवायरनमेंट पॉसिबल, ठीक है बेटे। तो आप हम डिस्कस करेंगे बायोटिक फैक्टर्स। After discussing so many of the abiotic factors, we are moving toward the biotic factors। The biotic factors के अंदर जे वो चीज़ां ਆਪਾਂ पढ़ांगे जिहदे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस के अंदर या दूसरे जीवां दे नाल इंटरैक्ट करनगे, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर बेटे अपने को फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन एंड सेकेंड इज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। ये वर्ड अच्छी तरह याद रखना बेटे, कई बच्चे इंटर समझते हैं अपना, इंट्रा समझते दूसरे ना, अपोजिट ने। इंट्रा का मतलब होता है सेम, विद इन द सेम स्पीशीज। इंट्रा मींस सेम, इंटर मींस विद अदर्स। जेडी इंटरैक्शन सेम स्पीशीज के अंदर होए, कादे कादे नहीं होए, ताकि या तो होंदी है दो तरह की, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। कोऑपरेटिव मींस आप एक दूसरे दे नाल कोऑपरेट करांगे। थोड़े एक बच्चे दे कोल बुक नहीं हैगी, दूसरा कहंदा मेरे तो लै जी, टीचर ने कहा शाम को मेरे घरे मेरे को एक्स्ट्रा बुक पई है, यू कैन बोरो इट फ्रॉम मी, दैट इज द कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव की हुंदा है, मान लो सपोज मैं थोड़ी कलीग ही हां, मैं थोड़े नाल स्टूडेंट हां, मैं थोड़ी क्लेवर माइंड हां, मेरे कोलों अदिति ने बुक मंगी, शी सेड कि मैनूं ये वाली बुक दे दो जी, मेरे को हुंदी होए मैं कहना मैं नहीं दिंदी हैगी, या मैं अपने माइंड च सोच ला कि मैं नहीं देनी हैगी, मैं उनको कोई बहाना लगा दूंगी कि मेरे को तो बुक है ही नहीं, मेरे को मेरी फट गई, मेरी पता नहीं कितने पई है, मैं रख के भूल गई, दैट इज द कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो अपने को बेटे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन दो तरह की, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। दोनों तरह के इंटरैक्शंस जनरली नेचर च देखने को मिलदियां ने। कोऑपरेटिव आपस च कोऑपरेट करना, सेम स्पीशीज वाले कोऑपरेट करते हैं। कॉम्पिटिटिव होंगे फूड लई, जॉब लई, कपड़े लई होड़ लग जाना कि मैनू ही मिलना चाहिए, दूजे नूं नहीं मिलना चाहिए। जिवें सपोज क्लोथिंग शॉप पे गए, उत्थे इको ही पीस सीगा, दो गर्ल्स खड़ियां ने, दोनों को इको ही पसंद आ गया, फिर कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाता है कि पहला मैं क्या सीगा, दूसरी कहूगी पहले मैं क्या सीगा, ठीक है। तो दैट विल बी ना कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ द इंटरैक्शन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मतलब मैनू पहले मिलना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट है बेटे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ बेटे ਉਹ इंटरैक्शंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ डिफरेंट स्पीशीज ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरैक्शंस ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। नेगेटिव कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर भी आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। न्यूट्रल कोई फर्क ही नहीं पै रहा, तू मैं तेनू हेल्प कर रही है, तू मैनू हेल्प कर रहा है, मैनू इस चीज नाल कोई फर्क नहीं पै रहा, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल टाइप ऑफ द इंटरैक्शंस, ठीक है। तो देखो नेचर के अंदर अपनी इंटरैक्शन है जेडी वो प्लांट्स के नाल भी है, नेचर के अंदर अपनी इंटरैक्शन डिफरेंट एनिमल्स के नाल भी है। तो नेचर के अंदर ह्यूमन दी इंटरैक्शन या बाकी एनिमल्स दी ह्यूमंस के नाल इंटरैक्शन या बाकी एनिमल्स दी बाकी एनिमल्स के नाल इंटरैक्शन नूं आपां कहने आ इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटे। आपां सारे दे सारे ऑर्गेनिजम्स हा जेडे वी ऑल हेटेरोट्रॉपिक
heterotrophic organism, we are dependent upon the plants for the food, ठीक है। तो that is the first interspecific interaction। ਆਪਾਂ food ਲਈ ਤਾਂ plants ਤੇ डिपेंड करते हैं ना, जितने भी एनिमल्स ने, चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन है चाहे कोई वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन तो आप ही डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी तो पहला प्लांट ही खाऊगा फिर ही उन्होंने ह्यूमन खाऊगा ना। तो इनडायरेक्टली वी ऑल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है बेटे, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। हुण इस तो बाद बेटे दो तीन टर्म्स ने, ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਲਾ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, that is for every environmental factor species has a range of tolerance with its minimum and its maximum limits, that is called as range of tolerance। नाम तो क्लियर है, टॉलरेंस की है, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ नॉर्मल वाटर के अंदर रहती है, वाटर के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो गया, थोड़े टाइम तक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन रोज इंक्रीज करते गए, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 में इंक्रीज करता, 0.1 mg तक ये फिश बर्दाश्त करती रहूगी। उस तो बाद ਇਹਦੀ बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मरनी शुरू हो जाएगी, साह लेना डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द आउट ऑफ द रेंज ऑफ द टॉलरेंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टॉलरेंस क्लियर है बेटे। तो टॉलरेंस की हो गया एक लिमिट तक किसी भी चीज ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, दैट इज द ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਲੀਥੈਲਿਟੀ, ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ठीक है बेटे। तो थ्रेशहोल्ड की होता है, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ एन एनवायरमेंटल फैक्टर एन ऑर्गेनिज्म टॉलरेट्स इज कॉल्ड एज इट्स थ्रेशहोल्ड। किसी फैक्टर को कोई एनिमल अपने ऑप्टिमम टेंपरेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सॉल्ट तो इलावा जो ਉਹਨੂੰ टॉलरेट करता है तो ਉਹਦਾ थ्रेशहोल्ड ਹੁੰਦਾ है। मतलब ये मेरा ऑप्टिमम है, 1 इज माय ऑप्टिमम, इतों तक ही मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इस तो बाद मैं मरनी शुरू हो जाऊंगी, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड। एक तक बर्दाश्त करना दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड, क्लियर है बेटे। उस तो बाद है बेटे सॉल्ट के बिहाफ ते या वाटर के बिहाफ ते दो वर्ड्स होंगे ने बेटे, स्टीनो एंड यूरी। ये आप पहला किता भी होया, यूरी थर्मल, स्टीनो थर्मल। ये दो वर्ड्स होर भी ने, यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन। स्टीनो वर्ड आप यूज किया सीगा उन्हां ऑर्गेनिजम्स लई, सुन लो स्टीनो का मतलब की है जो कि अपने एक की कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमम टेंपरेचर रेंज च ही रह सकते हैं, वो स्टीनो होंगे, या ऑप्टिमम सॉल्ट च ही रह सकते हैं, वो स्टीनो ने। यूरी होंगे ने जेडे चेंजिंग चीज़ां नूं भी बर्दाश्त कर सकते, मतलब उन्हां दी बॉडी दा पावर हुंदी है कि वो थोड़ा बहुत चेंज हुंदा है तो उन्होंने भी बर्दाश्त कर लेंगे। यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन होंगे ने जेडे सॉल्ट की कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होंदी है तो कोई फर्क नहीं पै रहा, बट जेडे स्टीनो ने वो एक ऑप्टिमम सॉल्ट च काम करेंगे, स्टीनो हेलाइन। जो उस तो सॉल्ट घट गया या बढ़ गया उन्होंने बॉडी चेंजेस शो करूगी या वो डेथ वाल जाने शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली स्टीनो थर्मल एंड यूरी थर्मल, ठीक है बेटे। तो ये अपने को दो टर्म्स ने, ये आप लोअर क्लासेस च भी कीतियां होईयां ने, ये तुसी इस क्लास च भी करनियां ने। इस तो बाद है बेटे इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की हुंदियां ने बेटे, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस हुंदियां ने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप नू एडेप्ट कर लेना, ठीक है। उन्होंने कहते फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। तो जे नेचर के अंदर गर्मी आ रही है तो अपनी स्किन का कलर डार्क होना शुरू हो गया, अगर नेचर के अंदर सर्दी आ रही है तो अपनी स्किन का कलर अकॉर्डिंग टू चेंज हो गया, दैट इज द फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो बाहर देखन चाहिए। जीनोटिपिक प्लास्टिसिटी, यूवी रेज पैनियां शुरू हुई, मेरे जीन्स के मेकअप के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए, दैट विल बी द जीनो म्यूटेशंस जिन्हों आप कहते हैं जीनोटिपिक प्लास्टिसिटी। तो वो क्यों होंगे, कुछ रेंज तक अपनी बॉडी
बॉडी अपने आप को थोड़ा बहुत नेचर के नाल अडैप्ट करा सकती है, तो उन्ना परमात्मा ने उन्ना अपनी बॉडी के अंदर अडैप्टेशन होंगी है। अडैप्टेशन मतलब बॉडी का एनवायरनमेंट के नाल तालमेल बनना, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टेशन। ठीक है, +1 फर्स्ट चैप्टर च फर्स्ट या सेकेंड डेफिनेशन ही सी अडैप्टेशंस दो तरह दी होंगी ने, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होंगी जो आईया भी बहुत देर बाद सी पर जानगियां भी बहुत देर बाद ही या नहीं जानगियां। शॉर्ट टर्म रोज ही आंदियां ने, रोज ही चलिया जांदियां। तुसी खनेरे कमरे च एंटर होंदे हो, थोड़ी अखां चों अंधिया आ जांदियां ने, पर तुसी बाहर गए तुसी नॉर्मल हो जाओगे। तुसी इत्थों दी धुप च जाओगे, थोड़ा टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, दैट इज शॉर्ट टर्म एडैप्टेशन। तुसी धुप च गए, थोड़ी अखां उवें दी उवें ही हो गईयां, दैट विल बी द शॉर्ट टर्म एडैप्टेशन। ठीक है, तो एडैप्टेशंस की हो गईयां, इकोलॉजिकल एडैप्टेशंस हो गईयां, अपने आप नु अपने एनवायरनमेंट दे अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज एडैप्टेशंस। एडैप्टेशंस दो तरह दी होंदियां ने, फिनोटाइपिक एडैप्टेशंस एंड जीनोटाइपिक एडैप्टेशंस। जो एक्सटर्नल मेकअप दे अंदर चेंजेस आंदियां ਉਹ phenotypic adaptations ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जो internal makeup ਦੇ ਅੰਦਰ changes ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ genotypic adaptations ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है बेटे, इस तो बाद है बेटे strategic adaptations in the plants। plants ਦੇ ਅੰਦਰ भी adaptations ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, देखो ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ। for example एक plant है बहुत ज्यादा sunlight ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਡਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਟ ਹੋਣਗੇ। एक बहुत शेड के अंदर रह रहा है, उन्होंने बहुत मशक्कत नाल काम करना पै रहा है, ਉਹਦੇ पत्ते डार्क होने शुरू हो जाएंगे। एक प्लांट है वो डेजर्ट के अंदर है, ਉਹਦੇ पत्ते मोटे हो जाएंगे। क्यों मोटे हो जाएंगे? क्योंकि वो चाहता है मैं ट्रांसपीरेशन ही ना करा, मेरे को तो पानी नहीं हैगा। एक प्लांट है जो हमेशा पानी के अंदर ही खेलता रहता है, ਉਹਦੀਆਂ रूट्स नहीं बन पादियां। क्यों नहीं बनदियां? क्योंकि उन्होंने पता मैं तो रूट्स ज़्यादा फोर्स ही नहीं लगानी, मैं पानी के अंदर ही हाँ। तो दैट इज द एडैप्टेशन ऑफ द वेरियस प्लांट्स अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो प्लांट एडैप्टेशंस टू द लाइट रेजीम्स। तो अपने कोल की हो गया जेडे प्लांट्स सन के अंदर ने, ਉਹ प्लांट्स की हो गए those who are growing in the sunny areas, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ that will be less darker। ਜਿਹੜੇ shade plants ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਵਸ ਦਾ ਕਲਰ comparatively dark ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रू ज़ीरोफाइट्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ट्रांसपीरेशन नहीं ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ these are the plants on the behalf of the we can say environmental conditions। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟੇ। हेलियोफाइट्स एंड स्कियोफाइट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ, सन प्लांट्स एंड शेड प्लांट्स। सन प्लांट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ब्राइट लाइट ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, शेड प्लांट्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। सन प्लांट्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ थिकर ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤਣਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। शेड प्लांट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ ਉਹ सिलेंड्रिकल ਹੁੰਦਾ है। सन प्लांट्स ਦੇ लीव्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ बड़े साइज ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ताकि ट्रांसपीरेशन ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। शेड प्लांट्स ਦੇ लीव्स छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ताकि ट्रांसपीरेशन ਘੱਟ ਹੋਏ। सन प्लांट्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ क्यूटिकल है वो भी प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ है, लेकिन शेड प्लांट ਦੇ ਉੱਪਰ थिन क्यूटिकल प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ है। क्लियर, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपीरेट नहीं करना ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ प्लांट एडेप्टेशंस टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ प्लांट एडेप्टेशन टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ एक्वेटिक ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਡੀਪ ਸਿਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ एडेप्टेशन इन द वाटर। वाटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਰ एडेप्टेशन ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀ ਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ एक्वाटिक कंडीशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਐਬਸੈਂਟ भी हो सकती ने, पुअरली डेवलप्ड भी हो सकती ने, पत्तियां के ऊपर म्यूसिलेज
प्रेजेंट होगी ताकि वो पानी के नाल गलन ना। इस तो इलावा उन्होंने लीव्स ने जिहड़े वो जनरली लार्ज होंगे, लीव्स का सरफेस एरिया भी ज्यादा हो सकता है। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट है बेटे प्लांट अडेप्टेशन टू द सेलाइन कंडीशन। पहला अपन ने फर्स्ट किया प्लांट्स की बॉडी के अंदर अडेप्टेशंस दे अंदर फर्स्ट पॉइंट किया, मैं इत्थे दोबारा दस दियां adaptations of in the body of the plants ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट अडेप्टेशन ਆਪਾਂ ने डिस्कस की सन प्लांट्स किवें होंगे, शेड प्लांट्स किवें दे होंगे, यानी कि लाइट दे अंदर प्लांट्स किवें अडेप्ट करते, सनी प्लांट्स और प्लांट्स प्रेजेंट इन द शेड। सेकंड डिस्कस किया ਆਪਾਂ ने एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर किहड़ियां-किहड़ियां अडेप्टेशंस हो सकदियां ने। एक बार मेरे तरफ ही देख लो बेटे, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर बेटे अपन ने कहा म्यूसिलेज होना जरूरी है, रूट्स ने जिहड़ियां वो ना प्रेजेंट होन या घट प्रेजेंट होन, ओवरली डेवलप और अनडेवलप दे कुड बी, ठीक है, क्योंकि वो तो पानी में ही कांटेक्ट प्रेजेंट है, तो ठीक है, ये इन्हां दियां अडेप्टेशंस ने। थर्ड अडेप्टेशन के अंदर है सेलाइन अडेप्टेशन, वो प्लांट्स जिहड़े समुद्र किनारे प्रेजेंट ने। तुसी +1 ਦੇ अंदर पढ़ के आए हो बेटे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर मैंग्रोव ट्रीज याद है किसी को? मैंग्रोव ट्रीज किहड़े हुंदे हैं, जिवें गोवा या बॉम्बे साइड पे जाओगे ना, उत्थे की हुंदे, मान लो एक प्लांट है, ये समुद्र के किनारे है, ਇਹਦੀਆਂ रूट्स डीप सीटेड ने, ज्यादा सॉल्ट होने करके रूट्स साह नहीं लै पांदियां, फिर प्लांट तो मर जूगा। ਇਹਦੀਆਂ रूट्स की करदियां ने, वो अडेप्टेड हुंदियां ने, वो अपने आप ਨੂੰ बाहर इस तरीके दे नाल बाहर कढ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ मैंग्रोव ट्रीज, ठीक है। न्यूमैटोफोर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। दैट इज द एडेप्टेशन इन द सेलाइन एनवायरनमेंट। पर अपने ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, दैट इज कॉल्ड एज द सेलाइन एडेप्टेशन। एक ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ +5 ਕਰਕੇ ਆਏ क्रॉप रूट्स, ਜਿਵੇਂ ਬੈਨੀਅਨ ट्री, बरगद ਦਾ पेड़, बरोटा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੇਅਰਸ ਪ੍ਰॉप रूट्स ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰॉप रूट्स ਐਜ਼ ਅ ਪਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੇਲਾਈਨ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਵੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ प्लांट्स एडेप्टेशन टू द ओलिगोट्रोपिक सॉइल। ओलिगोट्रोपिक सॉइल केड़ी हुंदी है, जिथे सॉल्ट्स दी कॉन्सेंट्रेशन लो होए। ओलिगोट्रोपिक सॉइल यानी कि द सॉइल वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स या मिनरल्स इज वेरी लेसर। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ, ਇਹ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ that is they will build the relation with the other microorganisms, ठीक है। that is called as the plants adaptation to the we can say in the oligotropic soils। clear है बेटे? माइक्रोराइजा दो तरह के होंगे बेटे, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। ये भी +1 ਦਾ आर्टिकल ਸੀਗਾ। एक्टोमाइकोराइजा ਹੁੰਦਾ है ਉਹ रिलेशन ਜਿਹੜਾ रूट ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, एंडो ਹੁੰਦੇ जो रूट ਦੇ अंदर तक पेनिट्रेट कर जे। एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा रिलेशन ऑफ द फंजाई विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है बेटे। द नेक्स्ट अपने कुल है स्ट्रेटजीज ऑफ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। आज अपन डिस्कस करते हैं बायोटिक फैक्टर्स। पहला अपन एबायोटिक फैक्टर्स खत्म कर ले, फिर अपन बायोटिक फैक्टर्स डिस्कस किया, फिर अपन एडेप्टेशंस इन प्लांट्स डिस्कस किया है, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटे अपन एडेप्टेशंस इन एनिमल्स डिस्कस करांगे। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग।
ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ এনवायरमेंट ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ +1 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +1 ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ +1 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਆਫ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।